क्या आपके बच्चे को ऑटिज़म है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उसे किस तरह से घर पर डील किया जाए? वो कौन सी थेरेपीज़ हैं जो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं या उसे ऑटिज़म से रिकवर कर सकती हैं? क्या ऑटिज़म में वाकई ही रिकवरी पॉसिबल है या क्या बच्चे इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं? आज रूबरू होंगे कुछ ऑटिज़म के फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में। हेलो, कहा जाता है कि ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। एक जर्नी है जो सारी उम्र चलती है, लेकिन ये जर्नी हमारी आसान हो सकती है अगर हम कुछ एक चीज़ों को ध्यान में रखें। आज कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर इस जर्नी में हम बच्चे की इन चीज़ों को समझ जाते हैं और उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, जो चीज़ें मैं जो थेरेपीज आपको बताऊँगी या जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँगी, उनसे आपके बच्चे काफ़ी हद तक उनकी लाइफ इजी हो सकती है, आपकी लाइफ इजी हो सकती है और बच्चे एक इंडिपेंडेंट और हैप्पी प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। ऑटिज़म का नाम सुनते ही पहले हमें ये होता है कि पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि ऑटिज़म एक ऐसी अवस्था है जो कि इसे डिजीज़ नहीं कहूँगी, एक अवस्था है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी हद तक आती हैं। इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आती हैं कि बच्चे में सिम्टम्स काफ़ी हद तक फेड होने लगते हैं और बच्चे ईजिली अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है? स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है और ये बहुत ज़रूरी है हर एक पेरेंट के लिए जिसके बच्चे को ऑटिज़म है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियोस मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके कि किस तरह से हमें बच्चे की हेल्प करनी है और किस तरह से हम घर पर ही उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि 40 मिनट्स के सेशन में बच्चे की वो चीज़ें नहीं बच्चे सीख पाते हैं। उसको पूरा इन बच्चों को 24 आवर्स लर्निंग की ज़रूरत है। वो लर्निंग जो कि बच्चे को आप अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में डेली लाइफ में उसको सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसको लेकर हम बैठेंगे तब हम बच्चे को सिखा सकते हैं, लेकिन उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं सीखने के लिए, ये सबसे ज़रूरी है। तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से हम बच्चे को घर पे दे सकते हैं, कौन सी बातों का हमें ख्याल रखना है, आज इसी विषय में मेरा वीडियो है। सबसे पहले जब आपके बच्चे को आपको लगता है कि आपके बच्चे को कुछ मिसिंग है, अगर हमें ये चीज़ थोड़ा सा भी माइंड में आती है कि कोई चीज़ मिसिंग है हमारे बच्चे की, वो चीज़ें कर रहा है लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो मिसिंग है, और तो हमें उसी टाइम पर मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर की राय लीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर डॉक्टर अभी बता रहे हैं कि कुछ वेट कीजिए, तो आप वेट मत कीजिए, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। स्पेशल आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे डायग्नोस करवाइए बच्चे का कि बच्चे को, क्योंकि 2 साल से पहले भी डायग्नोस पॉसिबल है, तो हम बच्चे को डायग्नोस करवाएंगे। डायग्नोस करने के बाद जब आपको बताया जाता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या फिर बच्चा डिलेड भी है, तो ज़रूरत होती है हमें हेल्प की, उनसे गाइडलाइंस लेने की। गाइडलाइंस लीजिए, चाहे काम आप घर पे करिए, खुद करिए, लेकिन गाइडलाइंस के साथ आपको ये हेल्प मिलती है कि आप क्लियर रहते हैं कि आपको क्या करवाना है। एक होता है हम रैंडम देखकर चीज़ों को करवा रहे हैं, एक हम बच्चे के लेवल को के हिसाब से चीज़ें करवा रहे हैं, इसमें फ़र्क रहता है। ये थेरेपी चाहे आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे भी देते हैं तो ये उतना ही वर्क करती है जितना कि आप 5-6 घंटे बिना डायरेक्शन के काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये इंप्रूवमेंट लाती है बच्चों। आप दिन में चाहे 6 घंटे 7 घंटे भी स्पेंड कर रही हैं, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में नहीं कर रही हैं तो उससे बच्चों को इतना बेनिफिट नहीं होने वाला है। हमेशा किसी प्रोफेशनल की राय के साथ में उनसे प्लान लीजिए, उनसे गाइडलाइंस लीजिए ताकि आपको सही डायरेक्शन का पता रहे। अगर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आप सॉर्टेड रहेंगे, तो आपके बच्चे ज़रूर सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों की रिकवरी का, या मैं बोलूँ कि उनकी लर्निंग का। जो चीज़ है वो है कि हर एक बच्चा डिफरेंट है। ऑटिज़म में हर एक बच्चा डिफरेंट है। कोई बच्चे का लेवल, कोई बच्चा जो है IQ उसका बहुत अच्छा है, वो एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसे सोशल में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एकेडमिकली सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन सेल्फ हेल्प स्किल्स उसमें नहीं आ रही हैं, लेकिन बच्चा सोशली कम्युनिकेट कर लेता है, वो कई चीज़ें सोशली समझता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना जानता है। तो हर एक बच्चा डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे का IQ कम है तो वो हर चीज़ में पीछे रहेगा। कई बार बच्चों का IQ कम होता है, बच्चे एकेडमिकली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन वो सोशली अच्छा परफॉर्म करते हैं। और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, अपनी रूटीन, अपना ख्याल रखना, ये सब चीज़ें बच्चे कर लेते हैं। अपने डेली लिविंग स्किल्स सीखना, ये सब चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। तो इसलिए हर एक बच्चे के हिसाब से प्लान बनता है। कोशिश यह कीजिए कि आप एक IEP बच्चे का बनवाएं किसी प्रोफेशनल की हेल्प से, और उसके अकॉर्डिंग
एक प्लान वे में बच्चे के साथ काम करें, उससे आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट जो है हमारे बच्चों में बहुत जल्दी आती है जब हम बच्चों के साथ में उनको समझ के उनके लेवल को पकड़ के काम करवाते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चों में एस्केप के बिहेवियर्स तभी आते हैं जब हम बच्चे को उसके लेवल के कम की या फिर उस लेवल के ऊपर की चीज़ दे रहे हैं। हमें बच्चे के लेवल के हिसाब से चलना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। थर्ड चीज़ जो है कि हमें यह कंसीडर करने की ज़रूरत है कि बच्चे को कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म में अक्सर बच्चों को ADHD साथ में रहता है, या फिर बच्चों को हाइपर एक्टिविटी, या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्लीप इश्यूज होना, अग्रेशन के इश्यूज होना, या फिर एपिलेप्सी। इसके अलावा एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर होता है जिसे हम SPD यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स का अगर आपको लगता है कोई मेडिकल, क्योंकि SPD का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं बच्चों को, या कुछ ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जैसे कि एपिलेप्सी, स्लीप को लेकर इश्यूज होना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हाइपर एक्टिविटी, या फिर सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स का होना। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ इश्यूज बच्चे में हैं तो हम मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए कोई भी मेडिसिन अब तक नहीं है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स से उनको आराम दिला सकते हैं। अगर आपके बच्चे को एपिलेप्सी, स्लीप को लेकर इश्यूज हैं, या बहुत ज़्यादा उसमें एग्रेशन है, या फिर उसको सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स हैं, डिप्रेशन है, तो ये चीज़ें एंग्जाइटी के इश्यूज हैं, इन डिसऑर्डर्स के चलते आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है ताकि बच्चों के उन सिम्टम्स को, उन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। अब बात आती है कि ये थी कि मेडिकल कंडीशन को हमने रूल आउट कर लिया है, अब हमने कौन सी थेरेपिस्ट हमें चूज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑटिज्म में बहुत सी थेरेपीज होती हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, लेकिन कुछ एक जो थेरेपीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ABA थेरेपी। ABA थेरेपी के साथ में हम बच्चों को पॉजिटिव बिहेवियर बनाने पर उनके काम करते हैं, उनके नेगेटिव बिहेवियर को कम करने पर काम किया जाता है। अगर बच्चा कुछ सीखना नहीं चाहता, मान लो आई कॉन्टैक्ट ही बच्चा नहीं दे रहा, तो उसके आई कॉन्टैक्ट पे काम करना। उसमें कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे की लर्निंग अफेक्ट हो रही है, उन पर काम करना। तो इससे आपके बच्चे ध्यान देना शुरू करें, उनके कंसंट्रेशन को पर ध्यान देना कि बच्चा ध्यान दे के आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को माने, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पर काम करना। ये सब हम ABA के थ्रू करते हैं, और ABA के साथ में इसे हम गोल्डन थेरेपी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है ऑटिज्म में बच्चों के लिए, और इसे आपने इस घर पर ज़रूर देना है। इसमें हम बच्चे को स्किल्स को, बड़े टास्क को हम छोटे हिस्सों में डिवाइड करके सिखाते हैं, जिससे कि बच्चे जल्दी उन चीज़ों को सीख पाते हैं। इजी वेज में बच्चों को सिखाना, उन्हें रिइंफोर्स करके सिखाना। प्रॉम्प्टिंग और रिइंफोर्सिंग 2 मेथड रहते हैं जिसमें हम बच्चे को पहले हेल्प करते हैं, और साथ ही जब बच्चा आपका वो काम करता है तो उसे रिइंफोर्स करना, उसे उसकी पसंद की कोई भी चीज़ या टॉय देना। इससे बच्चों में काम करने के बिहेवियर बनने लगते हैं और बच्चे आपके साथ कोऑपरेट करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। दूसरा है रैपिड प्रॉम्प्टिंग मेथड, RPM। इस एज ए पेरेंट हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम बच्चे के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। अब उस टाइम को कहाँ पर हमने डिवोट करना है? आप प्ले के साथ में या बच्चे के साथ में जब बात कर रहे हैं, कोई भी एक टॉय लीजिए, उसके साथ में बात कीजिए, टॉय के रिगार्डिंग ही आप बात कर रहे हैं। इससे आप लगातार उसके साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉन वर्बल, वो पॉइंट करके आपको बताए, इसकी देखो ये बेबी है, इसकी आइज़ कहाँ पे है, इसके लिप्स कहाँ पे हैं, इसका हेड कहाँ पे है। अच्छा ये क्या है? सृष्टि का ही है, मैम का ही है। वेरी गुड। ये एक इंटरेक्शन का वे रहता है, और इससे आप बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी दे रही हैं, जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग तो बना ही रही हैं, साथ में आप बच्चे की इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे काम कर रहे हैं, उनमें सोशल स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, और साथ ही आप बच्चे के साथ में एक बॉन्डिंग बनाने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं, उनका आई कांटेक्ट इंप्रूव होने लगता है, उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। इससे आपके बच्चे काफ़ी टाइम तक एंगेज रह सकते हैं। आप अलग अलग टॉयस ले सकते हैं, हर एक टॉय के बारे में बात करनी बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छी थेरेपी है। अगर आप बच्चों के साथ में करते हैं, दिन में आप एक टॉय भी लेकर बैठे हैं, आप 3-4 टॉयस लीजिए, उसकी पसंद का टॉय चुनिए और उस टॉय के बारे में उससे इंटरेक्ट कीजिए, उससे बातें कीजिए, उसे बताइए, क्योंकि ये चीज़ें उसकी स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करती हैं, और साथ ही इसमें सोशल स्किल्स, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पर भी आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है बच्चों के साथ काम करने का, जिसे हम RDI कहते हैं। RDI का मतलब है रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन। इसमें हम बच्चों के सोशल स्किल्स पर स्पेशली काम करते हैं, क्योंकि ऑटिज्म में जो सोशल डिफ़िकल्टीज़ बच्चों की होती है, एक तो थ्योरी ऑफ माइंड कि बच्चे दूसरों के
मन को नहीं पढ़ पाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। दूसरी एक चीज़ सेंट्रल कोहेरेंस की, वो पूरी पिक्चर को मिस कर जाते हैं, कुछ चीज़ों पर ही नोटिस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसे ट्री का पिक्चर दिखाया तो शायद आपका बच्चा एक पत्ते को ही नोटिस करेगा, एक लीफ को नोटिस करेगा, या बर्थडे पार्टी में वो बाकी लोगों को मिस करके वो सिर्फ केक को ही फोकस करेगा। तो इसे हम सेंट्रल कोहेरेंस कहते हैं। दूसरा होता है, इसे कहते हैं कि डिटेल को मिस कर जाना, और यही इंपॉर्टेंट डिटेल मिस करने की वजह से ही बच्चों का जो वर्ड होता है ऑटिज्म वर्ड, वो लिमिटेड रह जाता है। हमें उसके वर्ड को लिमिटेड नहीं रखना है, हमें उसे एक्सपेंड करना है। तो कोशिश कीजिए आप एक इंटरवेंशन में बच्चों की इन डिफ़िकल्टीज़ को समझें और उन पर काम करें। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ चूज़ कीजिए जिससे आप बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ पर काम कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी है ना, देखो ये बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है। केक कहाँ पे है? वेरी गुड। बलून कहाँ पे है बताओ? ये रहा। और कहाँ पर है बलून? ये रहा है ना। और इसके अलावा थ्योरी ऑफ माइंड में हम बच्चों को अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बताना कि कोई इंसान दूसरे से डिफरेंट सोच सकता है। बहुत सी ऐसी आपको वर्कशीट्स मेरी मैगजीन में मिलेंगी जिसमें हम बच्चों की स्पीच लैंग्वेज, उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी होता है कि बिहेवियर थेरेपी, ABA का ही पार्ट है बिहेवियर थेरेपी, जिसमें आप बिहेवियर को नोटिस करते हैं कि बिहेवियर अगर गलत बिहेवियर है तो उसे किस तरह से हमें ठीक करना है। क्योंकि ज़्यादातर टेंट्रम्स करना, बच्चों के बिहेवियर की जो वजह होती है उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, उसे मॉडिफाई करना, उस बिहेवियर को, उसे एक सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में रिप्लेस करना, यह ज़रूरी है। और जब आप बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाते हैं तो उससे बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ कम होने लगते हैं। कुछ बच्चों में बिहेवियर की वजह क्या है? बिहेवियर की वजह कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट हो सकती है, ऐसी इश्यूज़ हो सकता है, उसका फंक्शन अटेंशन सीकिंग या फिर एस्केप के बिहेवियर्स हो सकते हैं। बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं करना चाह रहा है, या फिर बच्चे को कोई सेंसरी इश्यूज़ हैं, या फिर बच्चा किसी चीज़ को अवॉइड करना चाहता है, किसी सिचुएशन को, तब भी बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। तो हमें बिहेवियर की वजह क्या है उसे समझना है, और साथ ही बच्चे की कम्युनिकेशन पर ज़रूर काम करना है, क्योंकि ज़्यादातर बिहेवियर्स की वजह बच्चों में कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट थेरेपी होती है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम CBT भी कहते हैं। CBT का मतलब होता है कि बच्चों की पॉजिटिव, क्योंकि ऑटिज्म में एंग्जाइटी के इश्यूज़, या मैं कहूँ कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि माइल्ड केसेस में बच्चे अधिकतर, या फिर मैं बात करूं जो बच्चे, अगर आपका बच्चा बड़ा है तब बच्चों में इतनी समझ आनी शुरू हो जाती है कि लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं, वो नोटिस करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन वो कई बार मास्किंग भी जो चीज़ है कि बच्चे अपने आप को कुछ और पोर्ट्रे करके दिखाना चाहते हैं कि हमें कोई बिहेवियर नहीं, इस वजह से वो काफ़ी मेंटली स्ट्रगल भी करते हैं। तो हमें ये चीज़ कि बच्चे को किस तरह से एक राइट वे में इन चीज़ों के साथ में एडजस्ट करना है, किस तरह से उसे पॉजिटिविटी अपने मन में रखनी है, और उस नेगेटिव थॉट्स को उन्हें किस तरह से दूर रखना है अपने आप से, यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही चीज़ें बच्चों में आगे चलकर डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी की वजह बन सकते हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है बच्चों के लिए, उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए। इसे हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं। कई बार बच्चे की मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो समझ नहीं पाते हैं, वो अनजाने में वो चीज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टिमिंग की भी बात करूँ तो बच्चा अगर फ्लैप कर रहा है तो वो देखता है आसपास कि मुझे लोग देख रहे हैं, चीज़ को मन पे लेता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो ये एक बच्चे की सोच को बदलने की ज़रूरत है कि इट्स ओके, अगर मैंने ये किया है तो इट्स ओके। क्योंकि हम हर एक इंसान स्टिम करता है, हर एक पर्सन स्टिम करता है, आप अलग वे में करते हो। ये चीज़ बच्चे को समझानी तो इट्स ओके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपने हैंड्स को क्वाइट रखेंगे, हम साथ में उनके बिहेवियर मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे। लेकिन ज़रूरी है बच्चों को पॉजिटिव थॉट्स देना ताकि बच्चों में नेगेटिविटी को कम किया जा सके, क्योंकि नेगेटिविटी के चलते बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, सेंसरी 90% बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया 90% बच्चों में सेंसरी इश्यूज़ हैं। तो ज़रूरी है कि हम बच्चों की सेंसरी इश्यूज़ को पहले ध्यान में रखें। सिटिंग को लेकर डिफ़िकल्टीज होना, हाइपर एक्टिविटी, टच, टेस्ट, खाने की चीज़ों से या फिर विजुअल, ये सब चीज़ों में बच्चों को इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके लिए हम बच्चे को अलग अलग थेरेपीज दे सकते हैं। जब आप प्लान लेकर काम करते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि वो आपके बच्चे के IEP के ऊपर बेस्ड होगा। IEP का मतलब है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में आपके बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखकर ही प्लान किया जाता है, और आपके बच्चे को जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आपको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं ताकि
आप उनको घर पे करवाएं और बच्चे के उस एरिया पर काम हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को, किसी को विजुअल नीड है, किसी को ऑडिटरी प्रॉब्लम है, हर एक बच्चे की अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो एक जो प्लान है वो दूसरे बच्चे के साथ वर्क नहीं करता है। बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में हम बच्चे को चीज़ें करवा सकते हैं, उसमें क्या, कहाँ पर प्रॉब्लम, किस एरिया में उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसके सेंसरी इश्यूज़ क्या हैं, उसे असेस करवाना, इवेल्युएट करवाना ज़रूरी है। बच्चे की सभी एरियाज़ को असेस किया जाता है। जब हम बच्चे का आईपी बनाते हैं, एक फील्ड को असेस करना, हर एक एरिया को असेस करना ज़रूरी है आईपी बनाने के लिए, ताकि हम बच्चे को बेटर समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सही प्लान दे पाएँ। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, सेंसरी डाइट आप बच्चे को दीजिए, प्लान कीजिए कि आपके बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम है, जिस भी एरिया में उसको प्रॉब्लम है आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सेंसरी डाइट देते हैं, तो उससे भी बच्चों के बिहेवियर्स में आप बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू आप बच्चों के स्टीमिंग बिहेवियर्स को कम कर सकते हैं। हैंड फ्लैपिंग के बिहेवियर्स को कम करने के लिए बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। उन्हें प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देना, क्रॉलिंग करवाना, हैंड एक्सरसाइजेस करवाना और बिहेवियर करेक्शन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के सेंसरी इश्यूज जब कम होने लगते हैं तो बच्चे कंपैरेटिवली काफ़ी शांत और फोकस्ड रहते हैं। नेक्स्ट वन इज बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी बोलूँगी मैं इसे, कि हम बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी देंगे। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी हर एक बच्चे का लेवल डिफरेंट है। कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं, उन्हें ओरल मोटर डिफिकल्टीज़ हैं, या कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कुछ बच्चों को एकोलेलिया के इश्यूज़ हैं, कुछ बच्चे वर्बल स्टीमिंग करते हैं, कुछ बच्चों को लैंग्वेज को लेकर डिफिकल्टीज़ है, कुछ थिंकिंग और रीजनिंग में प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ऑटिज्म की, ये हर एक बच्चे में डिफरेंट है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को काम करवाना है। जो भी इसकी इश्यूज़ हैं, अगर आपका बच्चा वर्ड्स बोलता है तो उसे सेंटेंसेस पे लाना, अगर बच्चा साउंड में नहीं बोलता है तो उसे साउंड्स बोलना सिखाना, ये सब चीज़ें बच्चों के साथ में बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब आप बच्चे की लेवल को पकड़ के काम करते हैं तो उससे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होगा और आपकी अचीवमेंट ज़्यादा होगी। गोल आपके रियलिस्टिक होते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप बच्चे के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें अचीव करते हैं। इससे एक फीलिंग ऑफ सक्सेस आप में भी आती है और इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी ज़रूर बढ़ता है। बच्चों को स्पीच और लैंग्वेज सिखाने के लिए अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, 5 साल का हो चुका है, कुछ भी नहीं बोलता है, या इससे पहले भी ज़रूरी है बच्चों को कोई ना कोई एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करना जिससे कि बच्चे अपनी बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट कर पाएँ, खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ, जिसे हम AAC मेथड कहते हैं, ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। इसमें हम बच्चों को साइन लैंग्वेज, बच्चों को पैक्स, पिक्चर एक्सचेंज भी कहते हैं, उसके थ्रू बच्चों को स्पीच और लैंग्वेज पर काम किया जाता है, उन्हें कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाते हैं ताकि बच्चों में बिहेवियर इश्यूज कम से कम हो, क्योंकि बिहेवियर की ज़्यादातर वजह बच्चों में कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट देखी गई है। जो और भी बहुत सी थेरेपीज़ होती हैं जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी या अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी कहते हैं, जैसे कि विटामिन थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, कि बच्चों को विटामिन देना, विटामिन B6, B12, विटामिन D3, इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, या फिर बच्चों को मैग्नीशियम देना, मेलाटोनिन हेल्प करता है बच्चों को सोने में। तो कुछ ऐसे उसके इश्यूज़ हैं जिसमें आपको ये सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करते हैं और जब ज़रूरत हो हमें ये लेने की ज़रूरत है। और ऑटिज़म में बच्चों को अक्सर न्यूट्रिशन को लेकर डिफ़िकल्टीज़ होती नहीं है, क्योंकि बच्चे खाने में बहुत सिलेक्टिव होते हैं, इसलिए अक्सर हमें विटामिन थेरेपी का सहारा लेने की ज़रूरत होती है। बच्चों को विटामिन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, आप बच्चे का टेस्ट करवाइए, जो भी उसको नीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को विटामिन ज़रूर दीजिए। और इसके साथ में ओमेगा-3 फैटी एसिड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों की स्पीच के लिए, उनके कॉग्निशन के लिए। तो हर एक सप्लीमेंट का अपना एक फ़ायदा है और मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि मेडिसिन को ना चूज़ करके अगर आप सप्लीमेंट को चूज़ करते हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो एक और अल्टरनेटिव थेरेपी रहती है, वो है GFCF डाइट। इसमें मैं पर्सनली कम बिलीव करती हूँ, कुछ लोगों के लिए, ये कुछ बच्चों के लिए, कुछ एक बच्चों के लिए बहुत, जिससे GFCF डाइट से किसी को इंप्रूवमेंट मिली हो, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई भी एक ऐसा केस नहीं देखा है जिसमें GFCF बच्चा डाइट ले रहा है वो इम्प्रूव हुआ है। बिना GFCF डाइट के भी आपके बच्चे इंप्रूव हो सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि उसे आप नॉर्मल डाइट दें, क्योंकि घर का जो आप उसे खाना जो आप खुद खा रहे हैं, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर जब आप बच्चे को रखते हैं तो बच्चे में क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और कई बार बच्चे अग्रेसिव भी हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अगर GFCF डाइट अगर आपको लगता है कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको किसी चीज़ से एलर्जी है, तब हम GFCF डाइट को चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। और अगर आप कोई डाइट चुन भी रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेडिकल किसी डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स जो हैं, लोग बोलते हैं होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको हेल्प करती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो हेल्प करे। कुछ एक सिम्टम्स जैसे आपको सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं, कुछ एक मेडिसिन आपको बच्चे की, जैसे कि अश्वगंधा की मैं बात करूँ, अश्वगंधा शंखपुष्पी आपको थोड़ा बहुत बच्चे की ब्रेन फंक्शन के लिए हेल्प कर सकती हैं, लेकिन
हम बच्चे को जो ट्रीटमेंट खुद जो थेरेपिस्ट देते हैं उससे बच्चों की ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर होती है, क्योंकि बच्चों की ब्रेन की समस्या नहीं है, उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग की प्रॉब्लम है, जिसे हम थेरेपिस्ट के साथ ही इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक बीइंग ए पेरेंट हमारा फ़र्ज़ है अपने बच्चे को देखना, लेकिन एक हमें अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपकी इस एक चीज़ का, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको ये दावे करते हैं कि ऑटिज़म ठीक हो सकता है, हमारी मेडिसिन लीजिए या हमारे से ये ट्रीटमेंट लीजिए। ये सब दावे बेबुनियाद हैं, गलत हैं, आप उनके पीछे मत जाइए और बच्चे को वो चीज़ें दीजिए जो आपके बच्चे को एक्चुअली ज़रूरत है, क्योंकि ये दावे अक्सर फेक होते हैं। ऑटिज़म का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जिसे आप सिर्फ थेरेपिस्ट के साथ में ही इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ऑटिज़म में जब आप बच्चे के साथ काम करते हैं कम से कम 5 से 6 घंटे बच्चे को थेरेपीज देना ज़रूरी है, यानी कि एक वीक में 40 घंटे। लेकिन कुछ बच्चों के लिए ओवरवेलमिंग हो सकती है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को कंसंट्रेशन और सिटिंग को लेकर इश्यूज़ हैं। तो ऐसे में 2 से 3 घंटे अगर आप राइट डायरेक्शन के साथ काम करते हैं तो भी सफिशेंट है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका फैमिली का माहौल। आप चाहे बच्चे को कितनी भी थेरेपी सेशंस करवा रहे हैं, लेकिन जब आपके घर का माहौल ठीक नहीं है उसका असर बच्चे पर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है। रिग्रेसिव ऑटिज़म में अक्सर बच्चे रिग्रेस होने की वजह ज़्यादातर घर का एटमॉस्फेयर होता है कि बच्चों को वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, या फिर घर का कुछ ऐसा माहौल है जो शांत नहीं है, उससे बच्चों में अग्रेशन के इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि घर के माहौल को हम शांत रखें, ठीक रखें, कोशिश करें, पेशेंस के साथ चलें। दूसरी एक चीज़ की बच्चे के ऑटिज़म के साथ में उसे एक्सेप्ट करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका बच्चा बोलता नहीं तो इस बात से दुखी मत होइए कि आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बल्कि उसकी हर एक एफर्ट को आप इनकरेज कीजिए, रिइंफोर्स कीजिए, क्योंकि बच्चे अपने वे में आपसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब हम उन कम्युनिकेशन को इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तब बच्चों में बिहेवियर इश्यूज आने शुरू होते हैं। हमें ज़रूरत है बच्चे की इन एफर्ट्स को समझने की, उनकी जो वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं उन इंटेंट को समझने की और उन पर काम करने की। अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं तो आप बच्चों के साथ जब थेरेपिस्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, डेफिनेटली बच्चे आपको चीज़ें बताने शुरू करेंगे, उनका आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी, तो बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ अपने आप कम होने लगते हैं। बिहेवियर इश्यूज़ का कम होना बहुत बड़ा साइन है बच्चों में रिकवरी का, उनमें इम्प्रूवमेंट्स का। बच्चों को प्यार के साथ में उनसे बातें करना, उनसे डील करना। अगर आपके बच्चे को, क्योंकि हम कई बार बच्चों को सिंपली क्वेश्चंस करते हैं, विजुअल्स अगर साथ में रखते हैं तो उससे आप बच्चों को काफ़ी हेल्प करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में, क्योंकि एक सपोर्ट देना आपका बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आगे फ्यूचर में आपके बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, लेकिन अभी स्टार्टिंग में उसे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके साथ की, आपकी सपोर्ट की उसे ज़रूरत काफ़ी आगे तक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऑटिज़म से बाहर निकलें, ऑटिज़म से रिकवर कर जाएं, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट्स आ जाएं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको, ये थेरेपीज़ आपको हेल्प करती हैं। एक और चीज़, कई बार हम बच्चों को बर्डन भी मानते हैं। कई बार हम लोगों के सामने ही कहना शुरू कर देते हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं इसकी वजह से। ये चीज़ें भी आपके बच्चों में नेगेटिविटी लेकर आती हैं। हमें अपने बच्चों में ऐसी कोई भी बात उनके सामने नहीं करनी है, क्योंकि इवन इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉन वर्बल, ही कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, क्योंकि वो सब समझता है। अगर वो बोलता नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं समझता, ऐसा नहीं होता है। बच्चे सब समझते हैं। हमें जब भी कोई बात करनी है उसके नेगेटिव बिहेवियर के बारे में, या हमारी कोई अपनी फीलिंग्स है, तो वो अकेले में उसके सामने नहीं करनी है, क्योंकि जब हम उसके सामने करते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। एक चीज़ और होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ये बताना कि आपको ऑटिज़म है और आपकी ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, इट्स ओके। हर एक पर्सन की लिमिटेशंस होती हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो मम्मा नहीं कर सकती है, कुछ एक चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हो, तो हर इंसान हर एक चीज़ नहीं कर सकता। ये उन्हें बताना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को उनके कम कर सकती हैं, तो उनकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में उन्हें बताना ज़रूरी है। उन्हें बताना और समझाना ज़रूरी है कि उन्हें ऑटिज़म है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ऐसा होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है, लेकिन हमें उनके साथ में एडजस्ट करना आना चाहिए। जब आपके बच्चे अपनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ में एडजस्ट करना सीख लेते हैं और अपनी मुश्किलों, आप उनकी मुश्किलों को कम करना उन्हें सिखा देते हैं कि किस तरह से उन्हें हर एक हाल में अपने आप को एडजस्ट करना है सोशली, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये मैं कहूँगी कि ये रिकवरी है। आपके बच्चे डेफिनेटली रिकवर होते हैं अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। रिकवरी के लिए हमें लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा बच्चा ये सब चीज़ें करने लगा है तो समझ लीजिए आपका बच्चा ऑटिज़म से रिकवर कर गया है।
ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में ऑटिज़म की रिकवरी को समझने में और बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को समझने में और घर पर ही उन डिफ़िकल्टीज़ पर काम करके उन्हें एक अच्छी और इंडिपेंडेंट लाइफ देने में।